हेलो। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अपना चैप्टर खत्म किया, हाफ रेंज साइन और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज जो था वो फूरियर वाला फूरियर सीरीज कंप्लीट किया। सो आज का लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक इजिएस्ट भी बोल सकते हैं, थोड़ा थियोरेटिकल भी है, तो उसमें जैसा भी कंडीशन है वो सब देख लेंगे। तो फिलहाल तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर है क्या। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने एफ ऑफ एक्स पढ़ा है, तो एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या था, फंक्शंस था, तो डिफरेंट फंक्शंस का हम लोग ने डेरिवेटिव्स पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है, कंटिन्यूटी पढ़ा है, कैलकुलस पूरा इन्वॉल्व किया था। वैसे ही अब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल वो सब जो पढ़ा था वो रियल वैल्यूज के साथ पढ़ा था, तो अब हम लोग उसको यही चीज सब कुछ मतलब पूरा जो हम लोग का कैलकुलस पार्ट है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ जो भी पढ़ाई होगा अपना डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी वगैरह चेक करेंगे, और द फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, फिर इसमें बहुत सारे पार्ट्स है लाइक एनालिटिक करके एक एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं, वो सब देखने के लिए हम लोग को ये चैप्टर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का ये अपना जो मेन एम है वो है, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर विच इज कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, मतलब सब ब्रांचेस को ये चैप्टर है ही। फिर उसके बाद आई विल बी लाइक मेकिंग द लेक्चर्स ऑन जूम पे हम लोग करेंगे, जो भी इंडिविजुअल ब्रांचेस का लेक्चर जूम पे रहते जाएंगे। फाइन, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में सबसे पहले हम लोग को ये चैप्टर में जैसा रहेगा, फॉर एग्जांपल ये चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जरूरत ज्यादा पड़ेगा, तो हम लोग को वो तो याद ही होगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये अपना कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द नंबर है। फिर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। तो चैप्टर को दो पार्ट में, पहले इनिशियल पार्ट में ये आएगा, फिर उसके बाद ये आता है, उसके बाद r इंटू ई रेस टू आई थीटा, तो ई रेस टू आई थीटा का ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का इक्विवेलेंट फॉर्म इज ई रेस टू आई थीटा। तो ये सब हम लोग फॉर्म्स पढ़ेंगे, मतलब ये सब फॉर्म्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर के होंगे। तो अब हम लोग करेंगे, तो द फर्स्ट सम इज लाइक मतलब डायरेक्ट कंसेप्ट्स पे आता हूं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। ओके, फ्यू कंसेप्ट जो मतलब बस पता चलने के लिए ही है, फिर लेट्स सी कि क्या क्या कर सकते हैं उसमें। ओके, तो अब द सिचुएशन इज कि मेरे को बोला है कि फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन चेक करने को बोला है। ठीक है, और फंक्शन, अब ये चैप्टर में कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, मतलब उसको कैसे डिफाइन किया गया। अब उसको डिफाइन करने का मेथड डायरेक्टली सम से स्टार्ट करता हूं, सो दैट तुम लोग को ज्यादा वो थियर मतलब वो क्या बोलते हैं डेफिनेशंस एंड ऑल में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो ऐसा बोलते हैं वो लोग ने, डेफिनेशन क्या लिख के रखा है वो बता देता हूँ। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल is defined exactly as the continuity of the function of a real variable। जैसा continuity of a function हम लोग ने उधर कैसे डिफाइन किया था कि ऐसा बोलते थे ना हम लोग, लिमिट x is tending to a f of x should be equal to f of a। तो ये डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपना किधर था वो 12th स्टैंडर्ड में, कि वो फंक्शन जो फंक्शन का ये फंक्शन का लिमिट सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही फंक्शन का ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए। अब इसमें x will be replaced with z, a के जगह पे कुछ भी ले लेता हूँ z नॉट, और a के जगह पे z नॉट है तो इधर z नॉट हो जाएगा, और x के जगह पे f ऑफ z हो जाएगा। तो दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब मेरे को तो बताने का भी जरूरत नहीं है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब z है, z के अंदर क्या क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी। कोई कोई बुक में ऐसा भी दिया है z को, x is tending to x नॉट एंड y is tending to y नॉट। और अंडरस्टूड केस है कि z अपने इनिशियल वैल्यूज को अप्रोच करेगा, तो z के अंदर रियल और इमेजिनरी वैल्यूज है, तो x will tend to x0 and y will tend to y0। ठीक है, सो अब सिचुएशन ऐसा है कि अब कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि चेक करो कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पहले लिमिट के बारे में बता देता हूं, लिमिट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, लिमिट x is tending to x नॉट। ठीक है, लिमिट x is tending to x नॉट ऑफ फंक्शन का रियल पार्ट, रियल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो ऐसा बोल सकते हो रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z में चेक करते हैं, और फिर नेक्स्ट लिमिट y टेंड्स टू y नॉट, फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z चेक करते हैं। अगर वो दोनों इक्वल हो गए, ये और ये वैल्यूज इक्वल हो गए, तो वी से दैट द लिमिट एग्जिस्ट। मतलब भी सिंपल लॉजिक है, सिंपल एकदम सिंपल एग्जांपल। रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, x, तो रियल पार्ट ऑफ z को x बोलते हैं, तो x के जगह पे x नॉट डाला, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में y के जगह पे y नॉट डालो। अगर दोनों वैल्यू सेम होता है तो वी कैन से
दैट वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, अब वो लोग कैसे देते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस। ओके, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट्स। तो द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज कंटिन्यूटी डिस्कस करने का है। एक फंक्शन दिया है z f of x, ठीक है, यहाँ पे दिया है f of z इज इक्वल टू z अपॉन z बार अपॉन z एट, वो लोग ने चेक करने को बोला है एट z इक्वल टू 0, तो कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेक करने को बोला है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान से। अब हम लोग को पता है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो अब मेरे को किसी ने बोला कि सर चेक करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो पहले तो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करने के लिए, तो ये फंक्शन का रियल पार्ट का जो मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पहले वो चेक करने का। तो लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए अब हम लोग को पता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। तो अभी टेकिंग द लिमिट ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू z इज टेंडिंग टू 0, या तो फिर ऐसा लिख लेते हैं, लिमिट z इज टेंडिंग टू 0, ऐसा लिखेंगे z बार अपॉन z। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x इज टेंडिंग टू 0, यहाँ पे x अपॉन x लिखता हूं। अब ध्यान से सुनना, z के अंदर x प्लस आई वाई होता है और z बार के अंदर क्या होता है, x माइनस आई वाई। ठीक है, तो यहां से रियल पार्ट x का लिया और यहां से रियल पार्ट फ्रॉम हियर एंड रियल पार्ट फ्रॉम हियर। तो z का रियल पार्ट क्या था, z बार का रियल पार्ट इज x एंड z का भी रियल पार्ट इज x, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 1। फिर नेक्स्ट, लिमिट z इज टेंडिंग टू 0, z बार अपॉन z इज इक्वल टू लिमिट y इज टेंडिंग टू 0, मतलब इमेजिनरी पार्ट, अभी z बार का इमेजिनरी पार्ट इज माइनस y एंड माइनस आई वाई, सॉरी, और z का इमेजिनरी पार्ट इज आई वाई। तो आई वाई और आई वाई कैंसिल हो गया, तो आंसर इज -1। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये फंक्शन को हम लोग बोलते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम होता तो वी वुड हैव सेड दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। So this is one way of solving, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करने के लिए, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ऐसा बता दिया। तो सर आपके हिसाब से कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, वो जो फंक्शन है उसका रियल का एक बार वैल्यू निकाल लो और उसका इमेजिनरी का वैल्यू निकाल लो, अगर दोनों मैच कर दिया तो वी कैन से द फंक्शन इज द लिमिट एग्जिस्ट एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर दोनों का वैल्यूज मैच कर रहे हैं तो। ठीक है, अब सर कोई दूसरा वे ऑफ सॉल्विंग है क्या, द आंसर इज यस। अब ध्यान से देखो, अब इसको क्या चेक करना होगा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट्स। तो लिमिट, उन्होंने क्वेश्चन एक दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में इट इज गिवन एज f ऑफ z का वैल्यू लोग ने बोला है z स्क्वायर अपॉन z रेज टू 4 ऑन z रेज टू 4 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 1, और उन्होंने क्या चेक करने को बोला है, z इज इक्वल टू e रेज टू i पाई बाय 4 पे चेक करने को बोला। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एकदम सिंपल केस में हम लोग सॉल्विंग करके ले लेते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे पहले देखते हैं। मैंने क्या बोला है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या बोलता है, पहले ध्यान से, लिमिट z इज टेंडिंग टू z नॉट एफ जेड शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। तो पहले क्या करते हैं, ये फंक्शन का वैल्यू एट z इज इक्वल टू e पाई बाय 4 पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये फंक्शन का वैल्यू इस पे क्या आएगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा लिखता हूं, सिंस z इज इक्वल टू e रेज टू i पाई बाय 4, तो देयरफॉर, या तो फिर पहले डेफिनेशन लिख देता हूं तो ताकि तुम लोग को समझ, फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, एकदम सिंपल लॉजिक, लिमिट z इज टेंडिंग टू e रेज टू i पाई बाय 4 शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे f ऑफ z should be equal to f of z should be equal to f of e raised to i पाई बाय 4। मतलब हम लोग को दोनों केसेस सॉल्व है, तो लिमिट सॉल्व करना बाद में, पहले f of e raised to i पाई बाय 4, मतलब z के जगह पे अगर e raised to i पाई बाय 4 डाला तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा पहले वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस z इज इक्वल टू e raised to i पाई बाय 4, देयरफॉर z स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, z स्क्वायर विल बी इक्वल टू e raised to i पाई बाय 2। अब e रेज टू आई पाई बाय 2 का फॉर्मूला पता है सबको, cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2, तो द वैल्यू इज i। तो ये तो मिल गया z स्क्वायर का, और यहाँ पे z रेज टू 4 भी इन्वॉल्व है, तो z रेज टू 4 विल बी e रेज टू i पाई, तो इट विल बी cos पाई
प्लस आई साइन पाई, तो कॉस पाई का वैल्यू इज -1 प्लस आई साइन पाई 0 विच इज इक्वल टू -1। तो एफ ऑफ, अब यहाँ पे z की जगह पे e रेज टू आई पाई बाई 4, तो e रेज टू आई पाई बाई 4 डाला मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, z स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुका हूँ, यहाँ पे i आएगा, और z रेज टू 4 का वैल्यू इज -1 प्लस z स्क्वायर का वैल्यू इज 3i, और इधर +1 +1 कैंसिल, और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ सॉरी i अपॉन 3i, i और i कैंसिल विच इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो गया f ऑफ e रेज टू आई पाई बाई 4, ठीक है। तो f ऑफ e रेज टू आई पाई बाई 4 का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट, अब हम लोग उसका लिमिट सॉल्व करते हैं। तो लिमिट z इज टेंडिंग टू e रेज टू आई पाई बाई 4, z स्क्वायर अपॉन z रेज टू 4 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 1। तो अब पहली बात तो हम लोग पहले उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट, अभी तो हम लोग ने क्या, ये फंक्शन का वैल्यू e रेज टू आई पाई बाई 4 पे क्या आएगा, तो अब यहाँ पे लिमिट सॉल्व करने का जरूरत कब पड़ता है, जब डिनोमिनेटर 0 होता है। ये वैल्यूज पुट करने के बाद डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं रहा, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल सॉल्विंग है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आएगा 1/3। तो यहाँ पे देखा तो लिमिट का वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ I raised to I pi by 4, and that's the reason we can say that the function is continuous at z is equal to e raised to I pi by 4। तो एकदम सिंपल केस है। तो ये सब डेफिनेशन ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन विल बी द मोस्ट इजीएस्ट वन, ठीक है। चलो अभी और एक सम कर लेता हूँ, सो दैट तुम लोग का दिमाग से थोड़ा अगर डाउट्स होगा तो निकल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेरे को बोला है फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स, अच्छा लिमिट फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है। लिमिट्स फाइंड आउट करने को बोला, क्वेश्चन वो लोग ने दिया है और लिमिट्स फाइंड आउट करने को बोला है। याद रखना इसका कुछ वैल्यू, मतलब ऐसा सम्स तो पूछते नहीं है, बस कंसेप्ट समझने के लिए वो मैं बता रहा हूँ। फाइन, ओके। सो द क्वेश्चन गिवन इज लिमिट z इज टेंडिंग टू i z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z रेज टू 6 प्लस 1, ठीक है। तो अब पहली बात तो अभी यहाँ पे सिंस z इज टेंडिंग टू i, तो therefore z स्क्वायर विल टेंड टू, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा i स्क्वायर का वैल्यू, तो ऊपर -1 प्लस 1 0 हो रहा है, ठीक है। अब नीचे z रेज टू 6 विल टेंड टू i रेज टू 6, और i रेज टू 6 का भी वैल्यू -1 होता है, तो -1 प्लस 1 0 हो रहा है, दैट मींस ये लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, एकदम सिंपल अप्रोच, ठीक है। क्या कर रहा हूँ ध्यान से, लिमिट z इज टेंडिंग टू i, यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और इस z रेज टू 6 को ऐसा लिखता हूँ z स्क्वायर द होल क्यूब, और यहाँ पे 1 क्यूब, तो दिस विल बी a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ गया, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो अब सॉल्विंग के लिए ध्यान से, z रेज टू 4 का वैल्यू अपने को नहीं पता, तो z रेज टू 4 विल टेंड टू i रेज टू 4, और i रेज टू 4 1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 1 माइनस z स्क्वायर का वैल्यू इज -1, मतलब प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 1/3। तो यहाँ से हम लोग को सोच समझ के प्लान करके आंसर निकालना है कि अपना लिमिटिंग वैल्यू कैसा आएगा। फिर नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ध्यान से। अब यहाँ पे दिया है लिमिट z इज टेंडिंग टू 1 प्लस i, और यहाँ पे दिया है z माइनस 1 प्लस i द होल अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस z, ओके, प्लस 2, सॉरी प्लस 2, और यहाँ पे द होल क्यूब, ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, एकदम संभाल के सोच समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्विंग का स्ट्रैटेजी थोड़ा तुम लोग को बताता हूँ। अभी नीचे वाला फंक्शन है, इसमें 1 प्लस आई पुट करेंगे तो उसको आंसर जो निकालेंगे उसको लिमिट सॉल्व करने के वो तो पता चलेगा ही। पहले तो देख लेते हैं कि z इज टेंडिंग टू 1 प्लस आई, तो z माइनस 1 विल टेंड टू i स्क्वायरिंग, तो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 विल टेंड टू i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इट्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू 0, इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसा सॉल्व करने का तुम लोग को वो भी पता होगा कि जो वैल्यू टेंड करता है वो तो कैंसिल होता ही है। तो अभी इसका मतलब मेरे को नीचे भी ऐसा कोई तो टर्म लेके आना है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कर ये देख रहा हूं कि z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 कर दो, तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी z माइनस 1 द होल स्क्वायर, और प्लस 1 को
अभी 1 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम z माइनस 1 प्लस आई, और यहाँ पे लिखूंगा z माइनस 1 माइनस आई लिखूंगा, सॉरी, और जो प्लस आई, और z माइनस 1 माइनस आई, तो डोंट यू थिंक z माइनस 1 माइनस आई, और ये कैंसिल हो जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स सी तुम लोग का आंसर क्या आता है। द आंसर ऑफ दिस सम हैज टू बी, आंसर इसका लिख के दे देता हूँ -1/8i। तो इसका मतलब लिमिट्स और कंटिन्यूटी कैसे चेक करने का वो तो अभी तुम लोग को समझ में आ गया। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डेफिनेशन सामने, और लिमिट्स के लिए तो कैसे सॉल्व करने का वो भी तुम लोग को सामने, ठीक है। सो एकदम आसानी से सोच समझ के सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, ओके, अब नेक्स्ट, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज नोन एज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे करते हैं वो बताता हूँ। अभी हम लोग ने लिमिट्स देखा, फिर अब हम लोग कंटिन्यूटी भी देख चुके हैं, अब डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या दिया वो लोग ने वो मैं बता दूं, ठीक है। अभी ध्यान से, अगर किसी को याद होगा तो हम लोग का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग ने किया था कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x द होल अपॉन h, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे भी, वो भी इनडायरेक्टली कैसा मालूम है, ये x प्लस एच माइनस एक्स है। तो अब यहाँ पे एकदम सिंपल अप्रोच मतलब क्या था सर, एकदम से ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कैसे दिया f डैश ऑफ z, ठीक है, f डैश ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक है, f डैश ऑफ z नॉट, मतलब कोई तो फंक्शन का वैल्यू, मतलब अभी इसमें कैसे है मालूम है, डिफरेंशिएबिलिटी, कंसेप्ट का नाम क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो लोग कैसे बोलते हैं चेक करने के लिए मालूम है, डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा कोई ना कोई पॉइंट पे बोलेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। तो अगर कोई भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को बोला है तो ऐसा आ जाएगा फॉर्मूला, f डैश ऑफ z नॉट, मतलब वो पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी विल बी लिमिट z इज टेंडिंग टू z नॉट f ऑफ क्या आएगा, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, ठीक है, f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट द होल अपॉन z माइनस z नॉट, ठीक है। तो f ऑफ z, ये डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी याद रखने का। डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन इज कि f डैश ऑफ z नॉट इज इक्वल टू लिमिट z इज टेंडिंग टू z नॉट, h इज टेंडिंग टू 0, वैसा ही है, f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट, ये चेक करने का कंडीशन है। एकदम इजी केस है, बहुत आसानी से सब कुछ दिया है, ओके। तो पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ सो दैट तुम लोग को आराम से समझ जाए, और उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी का जो तुम लोग के कंसेप्ट जो चैप्टर में आने वाला है वो मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो पहले देखो, वो लोग ने दिया है कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब एट z इज इक्वल टू i, ठीक है। तो अब मतलब इसका मतलब ये, इसको मैं z नॉट ले लेता हूँ, z नॉट का वैल्यू अपने को क्या दिया है, i, तो f ऑफ z एट z नॉट इक्वल टू i, तो f डैश, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डेफिनेशन सामने ही है, तो f डैश ऑफ z नॉट इज इक्वल टू लिमिट z इज टेंडिंग टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो लिमिट z इज टेंडिंग टू i f ऑफ z माइनस f ऑफ i द होल अपॉन z माइनस i। अब f ऑफ z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू क्या दिया है, z क्यूब, तो लिमिट z इज टेंडिंग टू i, यहाँ पे आएगा z क्यूब माइनस f ऑफ i पुट करूंगा तो यहाँ पे i क्यूब आएगा द होल अपॉन z माइनस i। अब तुम लोगों को नहीं लगता है z का वैल्यू अगर i सब्स्टिट्यूट करूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है। तो वो लोग ने कंडीशन क्या दिया ध्यान से, अगर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ पॉइंट, डेफिनेशन बोलता हूं, द डेफिनेशन इज द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट z इफ उसका वैल्यू, उसका जो वैल्यू है एक रियल वैल्यू या तो फिर एक फाइनाइट वैल्यू मिले, ओके। तो अब ध्यान से, ओके, तो कुछ भी वैल्यू आया, मतलब एक वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू आया, मतलब हम लोग समझ जाएंगे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो आएगा ही वैसा। तो अगर कोई भी फंक्शन को सॉल्व करने के बाद उसका एक डेफिनाइट वैल्यू आया तो देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, लिमिट z इज टेंडिंग टू i z माइनस i z स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस z i प्लस i स्क्वायर द होल अपॉन z माइनस i,
तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, तो 3i स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -3। तो इसका मतलब while calculating the differentiability of the point we are getting a finite value, therefore the function is differentiable at, मतलब एक वैल्यू मिलना चाहिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिक वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू मिल गया तो दैट्स इट। नेक्स्ट, अब हम लोग ने क्वेश्चंस में, अब ये तो चलो ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी हम लोग को चेक करने का, चलो ये सब तो मेथड हो गया। तो ये सब तो मतलब बोलते हैं ना ऐसा रैंडम कंसेप्ट, तो मैंने बता दिया, वो भी आएगा नहीं आएगा कुछ ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, मतलब अब तुम लोग का मेन कंसेप्ट अब चालू हो रहा है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, मतलब द बेस्ट वे टू चेक डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शंस को, हम लोग के मैथमेटिक्स में वो लोग ने अलग नाम दिया है, ऐसे फंक्शंस को वो लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शंस मतलब क्या, अब उसका डेफिनेशन रीड कर दो। एनालिटिक फंक्शन जो मैंने मेरे टीचर से सीखा था, एनालिटिक फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलने का दूसरा तरीका। ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, एक कंडीशन, और द फंक्शन शुड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, तो पहले ये दोनों कंडीशन कि द फंक्शन इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड इट इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, मतलब ऑब्वियस है ये डिफाइन होना चाहिए, एफ ऑफ जेड वाज डिफाइंड और उसका एक सिंगल वैल्यूड आंसर आया, तो मतलब ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लैंग्वेज में एनालिटिक फंक्शंस भी बोला जाता है। उसका दूसरा नाम रेगुलर फंक्शन भी है और उसका तीसरा नाम है होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, उसको रेगुलर फंक्शन भी बोला जाता है, रेगुलर मतलब नॉर्मल फंक्शन, तो होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, अब उसने कंडीशन दिया था, वो ध्यान से देखते जाते। अब तुम लोग का मेन टॉपिक चालू होता है। द कंडीशन वाज, ओके समझो कोई तो फंक्शन w है इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, एंड एफ ऑफ जेड के अंदर u प्लस आई वी है। अब u विल हैव x एंड y वाला टर्म्स, रियल टर्म्स, एंड v विल हैव x एंड y वाला टर्म्स, तो v x, y। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन क्या बोला है, वो लोग ने बोला है कि जो फंक्शन दिया रहेगा ना, तो फंक्शन u मतलब रियल हो गया, अरे पूरा इमेजिनरी हो गया, तो वो लोग ने बोला है डो u बाय डो x शुड बी इक्वल टू डो v बाय डो y, कंडीशन नंबर 1। एंड कंडीशन नंबर 2, डो u, यहाँ पे डो v, यहाँ पे डो y और यहाँ पे डो x। ठीक है, तो वो लोग ने ऐसा कंडीशन बोला है कि डो u बाय डो y शुड बी इक्वल टू माइनस डो v बाय डो x। ठीक है, मतलब तो फंक्शन है उसको सॉल्व करने का, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेने का, रियल वाला जो पार्ट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। फिर नेक्स्ट, रियल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये कंडीशंस कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इट इज अ डिफाइंड फंक्शन एज वेल एज इट इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, एंड ऐसे फंक्शंस को हम लोग एनालिटिक फंक्शन भी बोलते हैं। और ये जो कंडीशन है, अभी जैसे इसमें इतना सारा लफड़ा है, ये करो वो करो, ये इसमें सिंपल फंक्शन दिया, उसका रियल और इमेजिनरी पहले अलग कर दो, फिर डो u बाय डो x, डो v बाय डो y, ये सब तो निकाल ही चुके हैं, आंसर निकालो। अगर दोनों मैच हुआ तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज एनालिटिक। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ चेकिंग। और ये जो मैथमेटिशियन था जिसने डिस्कवर किया था, द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन वाज कॉची रायमन इक्वेशंस। तो कॉची रायमन ने बताया था कि हम लोग एनालिटिक फंक्शंस का ये कंडीशन चेक करेंगे तो बहुत इजीली कोई भी चीज सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कि कॉची रायमन ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे और उसके आंसर्स कैसे निकाले। ठीक है, तो अभी कभी क्वेश्चन भी ऐसा बोलते हैं कि चेक वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। एनालिटिक और नॉट मतलब हम लोग ने ये चेक किया कि फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं। वो लोग बोलते हैं कि इफ यू कैन डिफरेंशिएट फाइंड द वैल्यू। और ये तो अब तुम लोग को पता रहेगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ux बोलते हैं, इसको vy बोलते हैं, इसको uy बोलते हैं और इसको vx बोलते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। तो अब मेरे को किसने पूछा कि सर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो f डैश ऑफ z का वैल्यू निकालने के लिए, तो f डैश ऑफ z का वैल्यू ux प्लस i टाइम्स ऑफ vx,
ठीक है, यू एक्स प्लस आई टाइम्स ऑफ वी एक्स। फिर नेक्स्ट उसको ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, फाइन। तो एफ डैश ऑफ जेड निकालने का फॉर्मूला, उन्होंने 4 फॉर्मुलाज दिए हैं, लेकिन वी विल बी कैलकुलेटिंग इट बाय यूजिंग अ सिंपल वे, ठीक है। सो अब कैलकुलेशन देख लेते हैं ध्यान से। फाइन, ओके, तो चारों लिख देता हूं अगर तुम लोग को चाहिए तो। एफ डैश ऑफ जेड का और एक फॉर्मूला है यू एक्स, एफ डैश ऑफ जेड का और एक फॉर्मूला है वी एक्स वी वाई, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ जेड का और एक फॉर्मूला है वी वाई, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो यू एक्स वी वाई प्लस माइनस, यहाँ पे आई 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 आई। तो यू एक्स के साथ वी एक्स और यू एक्स के साथ वी वाई, फिर वी वाई के साथ वी एक्स, सॉरी यू एक्स, और वी वाई के साथ यू वाई। तो ऐसा विल बी द फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं। तो फाइन, यू एक्स माइनस वी एक्स, ओके, यू एक्स माइनस यू वाई इधर आएगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला मेरे को तो एक ही याद रहता है, यू एक्स प्लस आई टाइम्स ऑफ वी एक्स, ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा रखेंगे, तो यू एक्स और वी एक्स ऐसा हो गया, और वी वाई और यू वाई ऐसा हो गया। तो वो फिर यू एक्स के साथ यू वाई और वी एक्स के साथ यू वाई, ठीक है। तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं, वी एक्स के साथ, फाइन। तो आई गेस मैंने फॉर्मूले में मिस्टेक किया था। तो यू एक्स वी एक्स, यू एक्स यू वाई, वी वाई वी एक्स, वी वाई यू वाई, चलेगा। तुम लोग एक याद रखो बस, काफी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को चेक करने को बोला है कि चेक वेदर द गिवन फंक्शंस आर एनालिटिक और नॉट। अब कोई भी फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान से एक एग्जांपल उठाता हूं सो दैट सबको अच्छे से समझ में आए। शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर एनालिटिक एंड आल्सो फाइंड द डेरिवेटिव, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो पहले इसको मैं हटा देता हूं और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ जेड का वैल्यू दिया है ई रेस टू जेड। अब z इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो x प्लस आई वाई हो गया, तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आई वाई, ठीक है। सो अब हम लोग को ये फंक्शन का वैल्यू तो मिल गया, और ई रेस टू आई वाई को मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई प्लस आई साइन वाई। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ई रेस टू एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई टाइम्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई। तो मेरे ख्याल से एफ ऑफ जेड जो मिला है, इसमें u का वैल्यू इज ई रेस टू एक्स इंटू कॉस वाई, और v का वैल्यू इज ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई। चलो ये दो वैल्यूज तो मिल गया। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव डो u बाई डो x सामने लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो कॉस वाई कॉन्स्टेंट और ई रेस टू एक्स, और इसका डो v बाई डो x निकालेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी साइन y एज इट इज इंटू ई रेस टू एक्स एज इट इज, ठीक है। फिर डो u बाई डो y निकालेंगे, डो u बाई डो y मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, तो ई रेस टू एक्स कांस्टेंट, cos y का डेरिवेटिव इज माइनस साइन y, और फिर नेक्स्ट डो u बाई डो y निकालेंगे, तो इसका ई रेस टू एक्स एज इट इज साइन y का डेरिवेटिव इज cos y। तो फ्रॉम द डेटा वी कैन सी डो u बाई डो x इज इक्वल टू डो v बाई डो y, किधर गया, डो v बाई डो y, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो डो u बाई डो x is equal to dou v by dou y, and the second case is dou u by dou y, dou u by dou y is equal to minus of dou v by dou x, ठीक है। So this is the condition, therefore the function is analytic, the function is analytic, the analytic function पता चल गया। तो therefore now f dash of z will be equal to, the formula is ux plus I times of vx, u of x का वैल्यू ux मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज e रेज टू x इनटू cos y प्लस I टाइम्स ऑफ vx। vx का वैल्यू इज यहाँ पे, और vy हो गया ux और सॉरी ux एंड uy, और फिर v सॉरी ये तो सही था, ux और vx, ओके। तो दिस विल बी ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ई रेस टू एक्स कॉमन, अंदर आएगा कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, एंड विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आई वाई, एंड विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई, एंड विच इज इक्वल टू ई रेस टू जेड,
अपने को पता था e रेज टू z का डेरिवेटिव e रेज टू z ही आने वाला है, बट मेथड ऑफ प्रूविंग शुड बी द सेम. ठीक है, तो दिस विल बी द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ प्रूविंग द फंक्शन एज एन एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, तो अब तुम लोग को एक फंक्शन चेक करके बताना है कि f ऑफ z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z, ये एनालिटिक है या नहीं. तो साइन हाइपरबोलिक z को z की जगह पे x प्लस आई वाई लिख सकते हैं. फिर साइन ऑफ साइन हाइपरबोलिक a प्लस आई वाई का फॉर्मूला साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस ए साइन वाई, उसके बाद सॉल्व करके बताने के एनालिटिक है कि नहीं. और साइन हाइपरबोलिक z का डेरिवेटिव इज कॉस हाइपरबोलिक z, वो तो तुम लोगों को पता ही है. सो एनालिटिक फंक्शन चेक करने का जो लेक्चर है वो इतना ही है. उसके बेसिस पे हम लोग एक्स्ट्रा सम्स कर लेंगे. तो आई गेस एनालिटिक फंक्शन चेक हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर्स में क्या है वो देखते जाएंगे. थोड़ा बहुत थियरी क्वेश्चंस भी है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. ठीक है, चलो बाय बाय.